हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग विज्ञान के अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन व अपवर्तन के अंतर्गत किसी माध्यम के अपवर्तनांक के सार या सारांश को समझने का प्रयास करेंगे। यदि किसी माध्यम के अपवर्तनांक n की हम बात करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हम माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में बात कर रहे हैं और ऐसे में हम इसे उस माध्यम का वायु या निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक कह सकते हैं। यदि हम वायु या निर्वात को माध्यम 1 मान लें और दिए गए माध्यम को माध्यम 2 से व्यक्त करें तो उस स्थिति में हम संकेतों में अपवर्तनांक को NMA या N21 लिख सकते हैं। यहाँ पर N का अर्थ अपवर्तनांक से है, M का अर्थ मीडियम या माध्यम से है और A का अर्थ एयर या अर्थात वायु या निर्वात से है। इसी प्रकार N21 जब लिखते हैं तो 2 हमें यह बताता है, जिसे हम माध्यम 2 कह रहे हैं, उस माध्यम 2 के लिए है और 1 माध्यम 1 को व्यक्त करता है यहाँ पर। और इसे हम इस संकेत को हम पढ़ते हैं माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। इसे पढ़ने का तरीका ध्यान रखेंगे, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। ये क्रम 2-1 जो लिखा गया है, इस क्रम का हमेशा ध्यान रखेंगे और हमें ये जानने का प्रयास करना है कि अपवर्तनांक सदैव 2 माध्यमों अर्थात माध्यमों के युग्म या जोड़े का एक सापेक्षिक नियतांक या स्थिरांक होता है। स्थिरांक को हम अंग्रेजी में कांस्टेंट भी कहते हैं। अब हम अपवर्तनांक किसी माध्यम के अपवर्तनांक को 2 तरह से समझ सकते हैं। पहला, दोनों माध्यमों में प्रकाश की किरण की दिशा में परिवर्तन से संबद्धता के आधार पर, परिवर्तन का दिशा में परिवर्तन को हम मुड़ने या विचलन भी कह देते हैं और इस आधार पर हम अपवर्तनांक के दूसरे नियम के आधार पर एक सूत्र प्राप्त करते हैं जो N21 बराबर साइन I बटा साइन R होता है। इसे हम साइन I1 बटे साइन R2 भी लिख सकते हैं। I यह व्यक्त करता है कि माध्यम 1 में प्रकाश की किरण का आपतन कोण क्या है और R स्मॉल r माध्यम 2 में जो अपवर्तन कोण होता है वह क्या है। I और R यहाँ पर इन्हीं को व्यक्त करते हैं। इस स्थिति में यदि दिया गया अपवर्तनांक 1 से अधिक है तब उस स्थिति में निश्चित रूप से साइन I साइन R से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर I 0 और 90 अंश के बीच, 0 अंश से लेकर 90 अंश के बीच होता है और इस स्थिति में साइन I बड़ा हो जाएगा साइन R से। और जब ऐसा होगा तो इस आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि कोण I बड़ा होगा कोण R से। जब साइन I साइन R से बड़ा होता है उस स्थिति में कोण I भी कोण R से बड़ा होता है और इस आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि आपतन कोण ज़्यादा है और अपवर्तन कोण कम है। इस आधार पर हम यह कहते हैं कि प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात अविलंब की ओर झुक जाती है, यानी कोण वहाँ कम हो जाता है इसलिए झुक गई अभिलंब की ओर। और इस आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि माध्यम 2
प्रकाशिक सघन माध्यम है, अर्थात प्रकाशिक रूप से सघन है। और यहाँ पर यदि n 1 से छोटा है, अर्थात अपवर्तनांक 1 से छोटा है, उस स्थिति में साइन i छोटा हो जाएगा साइन r से, और इस स्थिति में कोण i भी छोटा हो जाएगा कोण r से, अर्थात आपतन कोण छोटा होगा अपवर्तन कोण से। उस स्थिति में हम यह कहेंगे कि प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हट गई है। और जब भी ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि माध्यम 2 प्रकाशिक विरल माध्यम है, अर्थात प्रकाशिक रूप से वह विरल माध्यम है, माध्यम 2। इस तरह से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो यह तो तब था जब हम दोनों माध्यमों में प्रकाश की किरण की दिशा में परिवर्तन या मुड़ने या विचलन से संबद्धता के आधार पर अपवर्तनांक की व्याख्या कर रहे थे। दूसरी तरह से भी हम व्याख्या कर सकते हैं, दोनों माध्यमों में प्रकाश की आपेक्षिक चाल से संबद्धता के आधार पर भी हम अपवर्तनांक की व्याख्या कर सकते हैं। इस स्थिति में क्या होता है, अपवर्तनांक n2 माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v2 के बराबर होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v1 बराबर n21 गुणे v2, अर्थात माध्यम 1 में प्रकाश की चाल माध्यम 2 में प्रकाश की चाल का n21 गुना है। इसका अर्थ यह हुआ इस स्थिति में कि यदि n21 बड़ा होता है 1 से, तब v1 बड़ा होगा v2 से, और यदि n21 छोटा होगा 1 से, उस स्थिति में v1 छोटा होगा v2 से। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि v1 प्रकाश माध्यम 1 में प्रकाश की चाल है और v2 माध्यम 2 में प्रकाश की चाल है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।